अपने अफलातूनी फैसलों के लिए जाने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया के बाजारों में तूफान ला दिया है। ट्रंप ने जवाबी टैरिफ नहीं लगाने वाले देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक का ऐलान कर दिया है। हालांकि चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। ट्रंप के इस ऐलान के करते ही पलक झपकते ही अमेरिकी बाजारों में तूफानी तेजी आई। अमेरिकी बाजारों में 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेजी आई। डाउ जोन्स में 8%, S&P में 9.5% और नैस्डैक में 12% से ज्यादा का उछाल रहा। ट्रंप के टैरिफ पर पॉज से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि टैरिफ पर बातचीत के लिए उन्हें वक्त मिल गया है। सवाल यह है कि ट्रंप के फैसलों का अब भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा। भारतीय बाजारों में कल कितनी आतिशबाजी दिखेगी, अब निवेशकों और ट्रेडर्स को क्या करना होगा, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस स्पेशल शो में जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, प्राइम सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार और व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका। इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे मेरे सहयोगी वीरेंद्र कुमार, लक्ष्मण रॉय, यतिन मोहता और हरमाज फटाकिया। तो ये पूरी की पूरी कवरेज अब अगले 1 घंटे में जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। एक प्रॉपर 360 डिग्री कवरेज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस छुट्टी वाले दिन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला सीएनबीसी आवाज़ से बात करने के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। छुट्टी है, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था आज कि चलिए चलते हैं, और काश मार्केट ओपन होता आज तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना। गुड मॉर्निंग अनुज, और आप सभी को नमस्कार। कभी कभी लगता है कि बंद थे तो अच्छा था, और कभी कभी लगता है कि बंद है तो बुरा है। काश अनुज आज बाजार खुला होता तो शायद रंगत कुछ और होती। बहरहाल वो रंगत गिफ्ट निफ्टी में झलक रही है। और वॉल स्ट्रीट को अगर आप कल देखें, जिस तरीके से डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में पुल बैक आया, अनुज थोड़ा सा इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। आखिरकार ये रोल बैक 75 देशों के खिलाफ जो टैरिफ्स लगने थे, वो रोल बैक, और इस रोल बैक को हमें देखना कैसे चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल ये सिर्फ क्या 90 दिन का है, या फिर बीते 5 दिन में डोनाल्ड ट्रंप को वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उनको मालूम चला है कि ये विश्व थोड़ा सा बदला हुआ है, ये विश्व थोड़ा सा रिटेलिएट करना जानता है। दोनों चीज़ें हैं मुझे लग रहा है। एक तो चाइना के साथ वो जो वर्चस्व की लड़ाई है, और दूसरा खुद को भी रियलाइज़ हुआ है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं की मार्केट का हो रहा है। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 100% हो गई थी। देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी रिलीफ रैली प्ले होगी। शायद हम 23,800 इस रैली में एक बार वापस टेस्ट करें। लेकिन सिर्फ इस खबर के चलते मुझे नहीं लगता कि 23,800 के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जगह होगी, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए 23,800 वो लेवल था जहाँ से हम टैरिफ की वजह से गिरे थे, और उसके पहले वाली जो गिरावट थी वो अर्निंग्स की वजह से थी। आज टीसीएस के नंबर्स आने हैं, उस पर भी ध्यान रखना है आपको। और ऑटोज, फार्मा, अभी भी उस पर पिक्चर क्लियर नहीं है। हाँ, आईटी में बहुत ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग होगी, मेटल्स में बहुत ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग होगी। चाइना प्लस वन स्टॉक्स, मेरे ख्याल से यहाँ बड़े गैप अप के बाद भी बड़ी रैली होगी। और एफएमसीजी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन हमारे मेहमानों के पास चलते हैं, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई, ये हुआ क्या एकदम से? और एक वैसे आज सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक ऑस्पिशियस दिन पर ये खबर आई। नीलेश भाई, कैसे रीड कर रहे हैं आप सबसे पहले इसे? एक ट्रंप साहब को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में सलमान खान का एक डायलॉग एकदम सही लगता है, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। तो वो मैवरिक है, और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें कर रहे हैं। हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो कहेंगे कनाडा मेरा 51वां राज्य है, या ग्रीनलैंड मुझे मिलना चाहिए। तो उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है। बट वो जो कार्य कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है। अमेरिका जितना कंज्यूम करता है उतना प्रोड्यूस नहीं करता, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, 3% प्रति साल। जितना खर्चा करता है उतना कमाता नहीं है, तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, 6-7% के आसपास। और डेट टू जीडीपी रेशियो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ लगा के रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की, ताकि थोड़े इंपोर्ट कम हो और फिस्कल डेफिसिट का घाटा मैनेज करने में कुछ सहायता मिले।
डॉज के जरिए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस काटने की कोशिश की। ये जो फिल्म है वो बिल क्लिंटन साहब ने भी की थी। उन्होंने 4 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपने कार्यकाल में रुखसत किया था। अमेरिका को 70 के बाद पहली बार फिस्कल सरप्लस बनाया था। उनके बाद कभी किसी ने कोई वो अचीव नहीं किया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डॉज एंड ये सारी चीजें जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। पर टैरिफ का अनुभव यही है कि उसमें सारे देशों का नुकसान है। अमेरिका का भी नुकसान है और विश्व का भी। 1828 में जब मैस टैरिफ लगी थी तब भी रिसेशन हुआ था। 1930 में लगाई तो उसके साथ बहुत सारी और घटनाएं घटी तो ग्रेट डिप्रेशन बन गया। 2025 में भी शायद ऐसा ही माहौल बनता। इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लगाई है। दो चीजें हो सकती है, वॉल स्ट्रीट का पेन मेन स्ट्रीट पे आज नहीं तो कल पहुंचता है। तो उनके जो सहयोगी है उन्होंने आगाह किया होगा कि भाई कहीं ना कहीं तो यू टर्न मारना है। दूसरी चीज, परसों हम किसी के साथ बैठे थे जो अमेरिका से आया था, अनुज भाई, और उन्होंने जो बात कही वो एक भारतीय के रूप में मुझे बहुत गर्व का अनुभव एहसास कराया। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका में 12 अंडे $13 में मिलते हैं और मैंने ऑमलेट खाना बंद कर दिया। भारत आया हूं तो यहीं पे ऑमलेट खाता हूं। तो जब आप इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है, कीमतें बढ़ जाती है। एंड हमने तो तंगी का सामना किया है, अमेरिकन ने तो वो देखा नहीं है। तो शायद उन्होंने भी आगाह किया होगा कि भाई ये सब चीजें बंद करिए। तो कुल मिला के मार्केट हो, लोगों की परेशानियां हो, या उनका खुद का प्लान हो कि भाई हमें तो चाइना को परेशान करना है, बाकी देशों से पंगा नहीं लेना है, ये सारी चीजें मिला के शायद ट्रम्प साहब को एक यू टर्न मारने के लिए मौका दे रही है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि लोग आके हमसे निगोशिएट करें, हमसे डील काटे ताकि टैरिफ कम हो सके, हमारी डेट रीफाइनेंस होती रहे कम ब्याज के दरों पे, और हमारी फिस्कल डेफिसिट कम होती रहे। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, वैसे बहुत लोग कहेंगे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर वो टर्न ऑफ इवेंट देखें, कुछ देर में हम उस पर भी आएंगे, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा। और एक कहते हैं ना कि अब तो एक सब टेक्निकल एनालिस्ट को भी एक नया पैरामीटर जोड़ना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं। जय कुमार सर, गुड मॉर्निंग। और आप, मुझे पता है, एक बहुत विशेष स्थान पर हैं, छुट्टी पर, वहाँ से आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखें इसे, और कितना पोटेंशियल है मार्केट में? 800 पॉइंट का गैप अप गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। आज अगर हम खुले होते तो शायद उससे ज़्यादा खुलते, लेकिन कहाँ तक की जगह लगती है आपको सिर्फ इस फैसले की वजह से? तो इसमें क्योंकि नीलेश भाई ने ये शाहरुख जी का जिक्र किया था, तो उसी एक अंदाज में मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि मार्केट, तेजी का मार्केट हो या मंदी का मार्केट या डोनाल्ड ट्रंप हो, तो डोनाल्ड के नाम पे शाहरुख खान ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ठीक उसी उसी प्रकार से अगर आप मार्केट का भी वो एक अंदाज देखोगे तो ऐसे गैप अप में कोई पकड़ नहीं पाता, और ये जो वन ऑफ फैक्टर्स आती हैं इनको समझना भी डिफिकल्ट है। और दीज आर नाउ, जो मैं बोलूंगा कि एक फाइनाइट रिस्क की जगह दीज आर मोर रिस्की एंड मोर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट देन एनी अदर फैक्टर आज के दिन। बट इसमें नीलेश भाई ने जो कहा उसका एक उस पर एक एक्सटेंशन में कहना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद हुआ क्या है। मेरे हिसाब से पब्लिक एनिमी नंबर 1 हैज ऑलवेज बीन चाइना, एंड चाइना के कंधे पे जितना चाइना ने उनको उकसाया है, उसके सामने इन्होंने जो भी बोला है, कंपेयर टू दैट डोनाल्ड जी विक्ट्री कह पाए हैं कि भाई मैंने बाकी सबको माफ कर दिया, सिर्फ 10% किया, और एज फार एज वी आर कंसर्न चाइना इज द पब्लिक एनिमी नंबर 1। ना उनके बीच में क्या समझौता होता है या नहीं होता, वो तो आगे का दिन बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर हुआ है कि दुनिया में सारे कंट्रीज ने अगर ये प्रस्ताव रखा जाता कि 10% आप दे दो, क्योंकि अमेरिका की बैलेंस शीट का सुधार होना है, जिसमें अमेरिकन पब्लिक का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि
प्राइसेस विल गो अप और भाव बढ़ेंगी, लेकिन अमेरिका का बैलेंस शीट और डॉलर का स्थिति मतलब ठीक रखने के लिए सबको 10-10% देना पड़ता, तो शायद कोई ये मानता नहीं। लेकिन इतनी बड़ी नौटंकी करके इतना ज्यादा कंट्री को और पूरे दुनिया के मार्केट्स को ब्रिंक में ले जाके मेरे हिसाब से और कोई चारा था नहीं, उनको रोल बैक करना ही था। लेकिन वो अपनी कंपनियां अपने लाइफ टाइम में ऐसी चला के बैंक्रप्सी की तरफ ले चुके हैं। ये तो मतलब दिस इज एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब कहीं सुनी बात नहीं है, ये करके आए हैं। तो अमेरिका भी एक वो बैलेंस शीट की तरह उन्होंने बैलेंस शीट को देखा है कि सुधारने के लिए अगर पूरी दुनिया थोड़ी सब्सिडी दे दे तो क्या बड़ी बात है। तो सब अब 10-10% देंगे सब्सिडीज। मेरे हिसाब से चाइना का भी नंबर आएगा, उनका भी नंबर विल कम डाउन। बट ये इस तरीके का जो नया मतलब एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है, दुनिया ने किसी ने देखा नहीं दुनिया में। जो सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, मेरे हिसाब से अगर ज्यादा पोलाइट कहो तो वाहियात कह सकते हैं। मतलब उससे ज्यादा मैं पोलाइट हो नहीं सकता हूँ फॉर द काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड थिंग। बट द बॉटम लाइन एक ही चीज है कि अमेरिका के बैलेंस शीट में थोड़ा सुधार शायद हो सके, लेकिन बॉन्ड मार्केट ये बता रहा है कि अमेरिका का डेट अनसस्टेनेबल है। 7 या 9 ट्रिलियन डॉलर का जो रीफाइनेंसिंग करना है ये साल, ये एक पहाड़ नंगे पांव चढ़ने के बराबर है। मेरे हिसाब से बहुत बहुत मुश्किल है ये रीफाइनेंस करना। एंड लोगों ने ये थियरीज निकाली थी व्हाट्सएप कम्युनिटी ने कि ये सब कर रहे हैं ताकि यील्ड्स विल कम डाउन, लेकिन मार्केट्स आर नॉट मैड। मार्केट्स इवन विदाउट दिस हैव गॉन अप एंड यील्ड्स आर स्टिल एट 4.5% फॉर 10 years। तो ये रीफाइनेंस करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा अनलेस देयर आर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज दैट कम इन। और जो अमेरिका में लाना इजी नहीं है, उसके ऊपर अगर आप टैरिफ्स भी इंपोज करोगे और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो ये कैसे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल फ्लॉज हैं, लेकिन ये विन मान के ये आगे निकल गए हैं। बट इसमें इंडिया का काफी फायदा होगा अगर चाइना और अमेरिका का स्टैंड ऑफ रहा, तो एटलीस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री कैन टेक ऑफ एंड पीपल मे व्यू इंडिया एज अ मोर स्टेबल पार्टनर। बट एक चीज पक्का है, एट द एंड ऑफ ऑल दिस ट्रस्ट डेफिसिट जो चाइना में था वो ट्रम्प के साथ भी अभी हो जाएगा। तो आई थिंक न्यू पावर ब्लॉक्स एंड न्यू ट्रेड ब्लॉक्स विल गेट क्रिएटेड। दिस इज द अपशॉट ऑफ इट ऑल। ओके दैट इज व्हाट आई सी। ओके ओके अच्छा, अभी हम नीलेश जी को सुना, एन जगोमा साहब को सुना। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास चलते हैं। मुझे पता है हर इंसान अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने पे लगा हुआ है। प्रशांत जी मैं देख रहा था विंडो में, कॉपर ग्लास में सुबह पानी पी रहे थे। और प्रशांत जी, आई होप आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डेवलप होगी, आप कर भी रहे हैं। लेकिन ये बताइए, ये इम्यूनिटी क्या इतनी बेहतरीन हो जाएगी अब कि आप कल से एक सुनिश्चित एक कोई रणनीति अपना पाए? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है, क्या यहाँ से ट्रंप की पॉलिसी मेकिंग थोड़ी सी स्टेबल होगी? क्या मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबल होंगे? क्या कल से हम अर्निंग्स पे फोकस करना शुरू करेंगे? क्या जो हमें रेट कट मिला है हम उसके ट्रिगर्स पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे? आपका व्यू इस पर? जरूर। सो फर्स्ट फ्यू थिंग्स जो हमारा दृष्टिकोण है उस हिसाब से, एक तो वॉलेटिलिटी मार्केट में हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हर वक्त ऐसा लगता है सबको कि आज की तारीख में वॉलेटिलिटी कुछ हटकर ही है। अगर आप पिछले 5-7 साल में ही देखो तो कई ऐसे किस्से हुए हैं जिसमें बहुत हाई वॉलेटिलिटी हुई है। मोस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर इलेक्शन के बाद, फिर ऑब्वियसली कोविड था, IL&FS क्राइसिस थी, और कई रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑल दैट। सो volatility is part and parcel of the markets. Now coming to Trump, I think Trump काफी प्रिडिक्टेबल है। जो ये आज कर रहा है ट्रम्प, वो इसने आज नहीं 30, 40, 50 साल पहले या जो भी टाइम पे उसका इंटरव्यू वगैरह था, हमेशा से ये यही बात कहते आ रहा है कि पूरा विश्व अमेरिका का शोषण कर रहा है, अमेरिका को अनरीजनेबली ट्रीट कर रहा है, अमेरिका सबसे रईस देश है, पर वो अपने बलबूते पे सबसे रईस हुआ है। उसे किसी का भी ऑब्लिगेशन नहीं है, उसे किसी को भी या तो ना तो दान पुण्य करने की जरूरत है और ना ही शोषित होने की जरूरत है। इसलिए मैं ये सबको ठीक करूंगा। और ये बात में कुछ हद तक तथ्य भी है, काफी हद तक तथ्य है। ऑब्वियसली ट्रम्प इज एन ऑरेटर
वो उसको बढ़ा चढ़ाकर, ताकि पॉपुलर जनता को समझ में आए, इसलिए उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है। बट काफी हद तक तथ्य है, नेटो का जो है काफी भार यूएस संभालता है, जबकि बेनिफिट जो है डिस्प्रपोर्शनेटली यूरोप को मिलता है। वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड में चाइना ने काफी, कई देशों ने, बट चाइना ने हद पार बेनिफिट उठाया है अमेरिकन पॉलिसीज का, जबकि खुद के कंट्री में ना तो फेसबुक को आने दिया, ना गूगल को आने दिया, ना किसी और को वहां पे आने दिया सिक्योरिटी के नाम पे या जो भी है। तो ये जो कर रहा है उसमें कुछ गलत है, तथ्य जो है वो गलत नहीं है, इसकी स्टाइल जो है अलग है। अब स्टाइल इफेक्टिव है, पहले बाइडेन या जो भी पास्ट प्रेसिडेंट्स कुछ कर नहीं पाए, इसकी स्टाइल इफेक्टिव, तो ये मेरे हिसाब से इसे यू टर्न कहना गलत है। ये कोई यू टर्न उसने लिया नहीं है, ये पूरा उसका प्लान्ड था। सिर्फ मुझे आश्चर्य ये बात का था, मैं सोचा कि वो लागू होने के जस्ट चंद मिनटों पहले करेगा, या जो इसने अबेयंस में या पॉज किया है वो इंस्टेड ऑफ चंद मिनटों पहले चंद घंटों बाद में किया है। पर इसने क्या किया, अपनी निगोशिएशन पोजीशन एकदम स्ट्रांग कर ली। अगर आप नंबर वन चीज ये आप अगर अग्री करते हो कि काफी फैक्ट्स है कि अमेरिका के खिलाफ विभिन्न देशों ने अलग अलग टाइप के जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो एक डिस्प्रपोर्शनेट टैरिफ्स लगाया है कंपेयर टू व्हाट अमेरिका पुट्स ऑन दोज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया जो टैरिफ्स लगाती है यूएस पे वो डिस्प्रपोर्शनेटली हाई है। तो इसने अभी रीनिगोशिएट तो करना था। अब निगोशिएशन यानी टेबल पे बैठ के वार्तालाप करना। अभी टेबल पे जब आप बैठते हो आपको अपनी पोजीशन, निगोशिएटिंग पोजीशन स्ट्रांग करनी है। तो इसने ये टैरिफ सुना के अपनी पोजीशन एकदम स्ट्रांग कर ली और उसको आप कह सकते हो ब्रिंक पे ले आया। बट भले ब्रिंक पे लाया, लागू भी कर दिया ताकि सामने वाले की पोजीशन जो है ये निगोशिएशन में एक वीक हो जाए। एंड वो करके इसने अभी 90 डेज डिले किया है। आप देखो तो सिर्फ चंद घंटों तक वो टैरिफ्स लगे थे ना, जो लगे थे। अभी चाइना पे काबिज वो ये है टिके हुए है। ये चाइना ने ज्यादा निगोशिएट करने की जगह आई थिंक वो उनकी थोड़ी एक क्या सही शब्द है, चोरी ऊपर से सीना चोरी समझ लीजिए। मुझे राइट मुहावरा नहीं आ रहा, वो करके उसको उल्टा टैरिफ लगा दिया। तो ट्रम्प के साथ दैट इज नॉट द वे टू निगोशिएट। आई थिंक जो बाकी सब कंट्रीज ने किया इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोप, दैट वाज द राइट वे। अभी निगोशिएट करके समवेयर इन बिटवीन समझौता होगा। जीरो टैरिफ तो होगा नहीं, जो पहले था 6 महीने पहले वो तो वापस से होगा नहीं। और ना ही जो इसने टैरिफ फर्स्ट अनाउंस किए थे, दैट वाज द फर्स्ट निगोशिएटिंग टैक्टिक और निगोशिएटिंग शॉट। और बिल्कुल। अभी जब निगोशिएट करेंगे तब समवेयर इन बिटवीन एक टैरिफ स्ट्रक्चर उभर कर आएगा। एंड होपफुली अगर चाइना के लिए यही स्थित रहा जो अभी है, तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिलेटिवली बिल्कुल इंडिया वुड बी बेटर ऑफ। बिल्कुल। शायद जो मुहावरा आप ढूंढ रहे थे वो था नहले पे दहला, जो शायद चीन ने मारा हो। लेकिन खैर एक काम करते हैं, एक बार ज़रा फटाफट से जगमा जी आ रहा हूँ आपके पास। एक बार फटाफट से हॉर्मास के पास चलते हैं, फटाफट से समझते हैं कल रात को यूएस मार्केट में हुआ क्या, क्रम बाय क्रम। फटाफट हॉर्मास 90 सेकंड में एक्सप्लेन करिए। पहले तो शुरुआत 4:30 बजे हमारे समय के हिसाब से करूंगा कि हम सुबह जब दोपहर को चाइना ने जो व्हाइट पेपर जारी किया था उसको उन्होंने बातचीत का जिक्र किया था कि बातचीत के जरिए मामला सुलझ सकता है, मगर फिर शाम होते होते उन्होंने वो टैरिफ बढ़ाकर 34 से 84% कर दिए। मगर उसके बावजूद थोड़ी सी इंक्लिनेशन बाजार को कम होने लगी थी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स उतने नहीं गिरे जितने पिछले शुक्रवार को गिरे थे जब पहली बार टैरिफ अनाउंसमेंट्स किए गए थे। उस वक्त तो डाउ फ्यूचर्स 1600 अंक गिरे थे, लेकिन कल सिर्फ 600 650 अंक गिरकर स्टेबलाइज हो गए। फिर बाजार खुलने तक वो 300-400 के बीच में ही झूलते रहे। जब बाजार खुले तब भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। एक तरफ वो 100 पॉइंट ऊपर था डाउ, दूसरे ही मिनट वो 100 पॉइंट नीचे भी था। शाम 7:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा कि आप शांति बनाए रखें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त ट्रूथ सोशल पर लिखा, और तभी भी जो है बाजार पे कोई ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं था। हाँ, डाउ थोड़े से निचले स्तरों से रिकवर हुए। उसके तुरंत बाद यूरोपियन यूनियन ने भी जो है अपने हिस्से से पहले सेट ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ मंजूर करे हैं 25% के, जो एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने उसके जवाब में। मगर उसके बावजूद बाजार को कोई रिएक्शन
देखने नहीं मिला। लेकिन रात को 11 बजे जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट करी कि 90 दिनों का पॉज लगाया जाएगा, तब जाकर के जो है बाजार में एक वर्टिकल मूव देखने मिला, और तब जाकर के डाउ, एस&पी और नैस्डैक तीनों ने एक बड़ी छलांग लगाई और बाजार बंद होने तक वो दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर ही बंद हुए। क्या ये यूएस के लिए एक जीत है? शायद नहीं, क्योंकि काफी सारा कुछ हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये करना पड़ा। क्योंकि ये भी है कि पब्लिक परसेप्शन बहुत खराब हो चुका था। वीकेंड पर काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे सारे देश में, और जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स की बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहे थे, इस बात का भी डर था कि कहीं चाइना, जो कि बहुत ज्यादा यूएस ट्रेजरीज होल्ड करता है, ऐसा ना हो कि वो यूएस ट्रेजरीज डंप करनी शुरू कर दे। एक वक्त पर जो है 10 ईयर की यील्ड 4.5% तक चली गई थी, वो अब जाकर के 4.3 पर वापस आई है। मगर फिर भी इस बात का डर था, और व्हाइट हाउस ने अब तक ये स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन से देश एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जिन देशों ने रिटेलिएट नहीं किया है उन्हें वो रिवॉर्ड करेंगे, ये उनका कहना था। और बाजार, जैसे हम भी काफी चर्चा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं बाजार नहीं देखता, बिल्कुल देखते हैं। 12 हाँ। ट्रिलियन डॉलर का अगर मार्केट कैप का नुकसान हो 1 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट हाँ। फिक्स करने के लिए, तो ये उस वजह से भी एक बड़ा फैक्टर था। मगर आगे क्या, अब ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 90 दिन चलेगा, क्योंकि अभी जो है अनसर्टेनिटी तो है। हाँ। फार्मा सेक्टर का क्या होगा वो भी पता नहीं है, और सेंटिमेंट चलते रहेंगे। मगर बाजार को ये मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल के लिए एक बहुत बड़ा अंडरलाइन ओवरहैंग बने रहे। ओ बिल्कुल, देखिए क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, किसे पता। और उससे पहले मार्केट में क्या मूव आएंगे और क्या उसके बाद मार्केट में मूव आएंगे, ये सब कौन जाने। ये सब होता रहेगा। इसीलिए हमने एक ये व्यू भी लिया था कि अभी बहुत बड़े गैप अप के बाद देखना होगा अर्निंग्स कैसी होंगी, उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। नीलेश भाई, ये इस समय फिर अब मार्केट का अगला फोकस ऑब्वियसली अर्निंग्स पर भी होगा, लेकिन क्या एक तरीके से ये माना जाए कि हमारी मार्केट कुछ हद तक रेजिलिएंट थी, कम गिरी थी हमारी मार्केट। हम पहले भले ही गिरे हों, लेकिन इस टैरिफ टेंट्रम में सारी बड़ी मार्केट में हमारी मार्केट सबसे कम गिरी थी। तो क्या इसकी वजह से हम सबसे कम भी चलेंगे, कि जो बाकी मार्केट जैसे 10-10, 12-12% ऊपर हैं, क्या हम उसके मुकाबले रिलेटिवली कम चलेंगे और ज़्यादा फोकस हमारा अर्निंग्स पर रहेगा अब? अनडाउटेबली अनुज भाई, जब गिरे कम थे तो ऊपर आने की जगह भी थोड़ी कम ही रहेगी। ऑब्वियसली आज रात को ट्रंप साहब क्या अनाउंस करते हैं वो भी हमें देखना बाकी है, बट अब मार्केट का दारोमदार धीरे धीरे अर्निंग्स की तरफ बढ़ता जाएगा। बचपन में जो हमने कहानी सुनी थी, बाघ आया बाघ आया बाघ आया, फाइनली मार्केट विल गेट यूज्ड टू बाघ आया। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन की तरह है, न्यूज फ्लोज ये सब प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट वेइंग मशीन की तरह है, फंडामेंटल्स प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। पिछले साल FY 24 में निफ्टी की EPS तकरीबन 944 रुपया थी, पहले 9 महीने में तकरीबन 774 रुपया आ गई है, और मार्च 25 के क्वार्टर में 276 के आसपास आने की उम्मीद है। तो 1050 की अर्निंग FY 25 की तो जेब में लगती है। अब सवाल यह है कि FY 26 की अर्निंग्स में क्या होगा। 10% ग्रोथ आएगा, 15% आएगा, 12% आएगा। आज के माहौल में ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एक जो सनरेज दिखता है ये डार्क क्लाउड्स में, वो कंजम्पशन रिलेटेड है। 1 अप्रैल से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो तोहफा दिया 1 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट का, वह इकोनॉमी में प्ले करना चालू करेगा। अप्रैल महीने में जब सैलरी स्लिप आएगी तो TDS थोड़ा कम कटेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे ऑयल के दामों में गिरावट हुई है, तो आज नहीं तो कल पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती हो सकती है। उसका भी थोड़ा बेनिफिट कार ओनर्स, टू व्हीलर ओनर्स की जेब में पहुंचेगा। तीसरा, RBI ने कुल मिला के 50 बेसिस पॉइंट रेट काटी है, तो EMI बर्डन भी थोड़ा कम होगा। $1 ट्रिलियन से ज्यादा की ऑटो, हाउसिंग, पर्सनल लोन कंज्यूमर बैलेंस शीट पे है। आधा टक्का ब्याज गिरता है तो पैसा जेब में आता है। और फाइनली अगले साल के अंत में, 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में, 8th पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जेब में और पैसा डालेगा।
कुल मिला के कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर में एक बढ़ावा दिख सकता है जो निफ्टी 50 की अर्निंग को सपोर्ट कर सकता है। तो अब मार्केट का दारोमदार धीरे 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 बाघ आया से अर्निंग्स की तरफ चलने लगेगा। ओके, बिल्कुल। अच्छा, ये प्रशांत जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं, आपके पास डोमेस्टिक पैसा भी है, एफआई का पैसा भी है। ये जो पिछले 2 हफ्ते में हुआ, इसने पूरी उथल-पुथल मचा दी। जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था पिछले साल का, वो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर बन गया, आईटी। जो सेक्टर चल नहीं रहा था, उसने चलना शुरू कर दिया, जैसे एफएमसीजी। अब ये वापस यू टर्न मार रहे हैं। तो ऐसे में एज अ फंड मैनेजर आप क्या अप्रोच रख रहे हैं इस मार्केट में? ऐसे में आम तौर पर जो करते हैं वही किया, जो कि कुछ नहीं किया, मोटा-मोटा कुछ नहीं किया। क्योंकि ये सब में कुछ पैसा बनाने का आज तक मुझे तो कोई उपाय मिला नहीं है कि ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस या वॉलेटिलिटी होती है, उसमें कैसे आप निकाल सको। और आई डोंट थिंक किसी और के पास भी कोई ऐसी चीज़ का फॉर्मूला है। तो इन सब में जो होता है, यू हैव टू टेक अ क्लोज़र लुक। आपको परीक्षण करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का कि उसमें कोई ऐसी फैक्टर रिस्क जिसे कहते हैं हम लोग, यानी कोई ऐसा कोई रिस्क है क्या, जो कि अगर आउटकम एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो, उससे भारी नुकसान हो सकता है रिलेटिव टू द बेंचमार्क। क्योंकि आखिर तौर पे सबका परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बेंचमार्क ही होता है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा होता कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर होता कंपेयर टू द बेंचमार्क, तो हो सकता है हम रिस्क रिड्यूस करते, बट वैसा नहीं था। और दूसरी तरफ ये भी कहूंगा कि अगर ऐसा होता पोर्टफोलियो में कि जरा भी आईटी नहीं था, तो हम लोग इंक्रीज भी कर लेते। वैसे तो वी टेंड टू नॉट टेक सच मैक्रो रिस्क, मैक्रो कॉल्स, बट एंश्योर करते हैं कि ये जो मैक्रो रिस्क है उसके प्रति हमारा कोई खास पोर्टफोलियो के अंदर झुकाव ना हो ऑन ईदर साइड। बेनिफिट या हर्ट दोनों नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होने वाला है, जैसे कि अगर आप ये सोचते कि भाई टैरिफ आएगा ही नहीं और उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ, तो भारी चोट लगती कई दिनों तक, और पता नहीं परमानेंट चोट भी लग सकती थी। और फिर अगर बाद में आप पलटी खाते और ये सोच के पोर्टफोलियो बनाते कि मैं तो सब डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक बैंकिंग, डोमेस्टिक ये वो लेकर बैठा रहूंगा, तो अभी कल उसमें उल्टी मार पड़ जाती। तो ये सब में पैसा नहीं बनता। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, जो हमेशा से मैं कहता हूँ, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना जरूरी है। तो चैन की नींद भी सो सकते हैं और परफॉर्मेंस भी बराबर से आ सकता है। अच्छा जयकुमार सर, ये हमारा फरवरी का लो 22,000 और लास्ट वीक का, इस वीक का लो भी 22,000। लास्ट हमारी जो सेल ऑफ था 22,000 का हमारा लो था, उसमें एफआईएस की सेलिंग, अर्निंग्स फियर एंड फाइनली आई मीन टैरिफ्स, इस बार वो लो लगा के गया। क्या आप एक 22,000 को एक मीनिंगफुल लो मानते हैं आप, क्या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? और जब हम कल से ट्रेड करेंगे या फिर जब इन्वेस्टमेंट के लिए उतरेंगे, आपका सबसे कन्विक्शन वाला स्पेस कौन सा होगा? एक स्पेस जिसने रेजिलियंस काफ़ी दिखाई वो था बैंकिंग एंड एनबीएफसीज। एक तो इस लो पर आपका व्यू और बैंक्स पर, एनबीएफसीज पर आपका टेक। सो दो चीजें हैं इसमें कि मैं तो इवन बिफोर दिस टैरिफ टैंट्रम मैं ये मानता आया था कि 21,900 22,000 का जो लो देखा था वो बहुत ड्यूरेबल लो होगा, जो मैंने मतलब एक नहीं 2 बार कई बार बोला है। उसके बाद 24,000 जाके वापस ये लो टेस्ट करने को हुआ जब एक बहुत बड़ा नया फैक्टर आया जो टैरिफ, जिसने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी। जिसके बावजूद ये लो अभी तक के लिए तो होल्ड आउट किया, इसने किया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये 21,800 22,000 का ये जो रेंज है, ये बहुत बड़ा फ्लोर मार्केट के लिए बन सकता है। हालांकि कोई पागल ही होगा जो ऐसा एक प्रेडिक्शन करेगा ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में, बट फिर भी एक व्यू बता रहा है कि ये लो भले ही टूटता भी है, मेरे हिसाब से 1-2 दिन से ज्यादा टूटेगा नहीं। ब्रॉडली स्पीकिंग ये इंट्राडे में ही ये लो टूट के वापस इसके ऊपर बंद हुआ था। सो टेक्निकली आई फील ये बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए। जहां तक एनबीएफसी और बैंक्स का सवाल है, ये सेक्टर क्योंकि इसमें टैरिफ्स का ना कोई इम्पैक्ट है, यस उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि वर्ल्ड ओवर पीपल
are seeing dollar interest rates move around and currencies move around to adjust for any interest rate fluctuations. तो मुझे लग रहा है कि ये आज से लेके अगले एक साल में ये जो रीफाइनेंसिंग रिस्क जो बोलता हूँ जो यूएस डॉलर या यूएस गवर्नमेंट का है, जब तक ये खत्म ना हो, overseas exchange rates will be the place we should keep our eyes on. And the dollar rupee has gone up to 88, came back to 85, it's now gone back to 86.5. तो इसमें क्योंकि ये डर आज के दिन है कि countries like China will start devaluing to compensate for the tariffs, तो वो एक नेक्स्ट मूव हो सकता है ये टैरिफ वॉर में. लेकिन अगर ये दोनों अलग रखते हैं तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक स्पेस है जिसमें एनबीएफसीज में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एनबीएफसीज के पोर्टफोलियोज वगैरह बैंक्स विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर. बट क्योंकि बैंक्स डोमेस्टिक फोकस्ड हैं और डोमेस्टिक फोकस रह चुकी हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आरबीआई का जो इनके प्रति जो पॉलिसी मेकिंग हुआ है, इजी मनी, सपोर्टिंग बैंक्स, एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैसे एक छोटा सा एक सर्कुलर आया था कि any sales of loans that they do to NARCL, जो गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करते हैं, वो पूरा इनकम में आप ले सकते हो ऑन डे वन. तो छोटी छोटी मेजर्स हैं, बट ईच ऑफ दिस विल गो टू मेक बैंक्स मच स्ट्रॉन्गर. एंड इस पीरियड में मुझे लगता है कि ग्रेटेस्ट लिक्विडिटी सपोर्ट जो बाकी सेंट्रल बैंक्स दे रही हैं अपनी इकोनॉमीज को, इंडिया विल कंटिन्यू टू डू दैट. एंड देयरफोर many of these banking sector stocks, in fact almost all of them, are quoting at historically low valuation multiples. Price to book multiple अगर in the past 4.5 times रह चुका है बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का, वो आज घट के 3-3.25 तक आ चुका है. छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो 1.5 टाइम्स बुक पे कोट करते थे, आज 0.7 0.8 में. तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, पॉलिसी कंफर्ट है, टेलविंड्स हैं एंड डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी. अगर ये सब अगर आप फैक्टर्स देखते हो तो मुझे लगता है कि दिस स्पेस विल बी वेरी मच इन फेवर. और एक छोटा सा मैं एक वन लाइनर बोलना चाहता हूं कि एनबीएफसीज इन इंडिया हैव बीन इक्विटी रिच बट डेट पुअर, यानी कि उनको इक्विटी मिलता आया है लेकिन डेट इजीली मिल नहीं रहा है. बैंक्स इन इंडिया आर इक्विटी पुअर बट डेट रिच, और हैव बीन इक्विटी पुअर बट डेट रिच. यानी कि जो इक्विटी एनबीएफसीज ने रेज किया है, इफ एनबीएफसी पोर्टफोलियो स्टार्ट कमिंग इनटू बैंक्स, that equity can be used by banks to leverage 8, 9, 10 times जो NBFCs even 4 times leverage कर नहीं पा रहे. तो एक बहुत बड़ा ये tailwinds बनेगा बैंक्स के लिए. तो these are the 4-5 reasons that I like this space, and I think it will lead the next rally in the markets. बिल्कुल बिल्कुल. एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेने की जरूरत है. हम नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस लौटेंगे. लेकिन सेक्टर्स की बात हुई है तो इस ब्रेक के बाद एनालाइज करेंगे कि अभी भी एक दो सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ी अनसर्टेनिटी है, वहां कैसे आपको इन सेक्टर्स में अपने आप को प्लेस करना है. इन सब पर बातचीत होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. हम चर्चा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की और मार्केट के रिएक्शन की. लेकिन ऐसा नहीं है कि संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है. अब भी कई सेक्टर हैं जहां पर सफाई नहीं आई है. यतिन सर जानते हैं इस पूरे सेक्टर वाइज डिटेल. यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए. गुड मॉर्निंग. और देखिए, सबसे खास बात ट्रम्प साहब की ये रही है कि वो अनाउंस पहले कर देते हैं, उसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं, खास करके ऑटो सेक्टर पे, क्योंकि ऑटो सेक्टर पे बहुत सारे चेंजेस ट्रम्प साहब ने अलग से किए हैं. तो अलग से अगर कोई रिवीजन आता है तो वो देखने लायक होगा. लेकिन जैसी परिस्थिति अभी बनी हुई है वो हिसाब से ऑटो टैरिफ अभी भी 25% पे बने हुए हैं. खास करके कनाडा और मेक्सिको से जो गाड़ियां यूएस में इंपोर्ट होती हैं उस पर 25% का जो टैरिफ है वो बरकरार रखा गया है. हाल फिलहाल उस पर कोई प्रकार का क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन नहीं आया, इसके लिए अजम्पशन है. इसके अलावा जो नॉन यूएस एमसीए कंप्लायंट इंपोर्ट्स हैं उसका क्या होगा, यहाँ भी आपको क्लैरिटी नहीं है. तो कहीं ना कहीं ऑटो कंपोनेंट्स की जो इंपोर्ट है उस पर 25% का टैरिफ अजम्पशन अभी भी बरकरार रहेगा. इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे 25% के, वो भी स्टे करेंगे. और ख़ास करके जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स हैं उस पे भी जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया, किस तरीके से यहाँ टैरिफ ब्रेकअप होगा. अगर हम बात करें फार्मा और सेमीकंडक्टर की, तो ट्रम्प साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि यहाँ अभी भी टैरिफ लगने की पूरी उम्मीद है. वहाँ
पॉज का इंपैक्ट आता है कि नहीं, ये भी देखने लायक रहेगा। अगर हम एनालिस्ट की माने तो ये जो 90 दिन का टैरिफ पॉज ऑर्डर है, इस पे काफ़ी क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है। खास करके जो प्री बाइंग है सेकंड क्वार्टर में किस तरीके से होती है, उस पर ध्यान रहेगा। अगर हम बात करें कंज्यूमर स्पेंडिंग की, तो प्री बाइंग की वजह से सेकंड क्वार्टर शायद मजबूत रहेगा। कैलेंडर ईयर फॉलो करता है यूएस, वो हिसाब से। और अगर हम बात करें Q3 की, तो यहाँ एक स्लोडाउन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्री बाइंग से बहुत सारी भारतीय कंपनी को फायदा होगा, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी स्पेंडिंग हो। बहुत सारी चीज़ें पे अभी क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन क्लियरली एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नोटिफिकेशन आएगा 1-2 दिनों में, यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई नजर पड़ेगी, खास करके ऑटो इंपोर्ट्स पर। बिल्कुल। चलिए इन यानी शुक्रिया, इन एक दो सेक्टर से बात कर लेते हैं। प्रशांत जी, फार्मा, खासतौर से बिग फार्मा जो है, बिग इंडियन फार्मा, जेनेरिक फार्मा, इस पर अब आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। एक व्यू ये भी है कि चाहे टैरिफ लग भी जाए तो भी दवाइयाँ तो उनको लेनी ही हैं, और फिर भी हमारी दवाइयाँ सस्ती ही होंगी कंपैरेटिवली। तो क्या अप्रोच रहेगी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल अनुज जी, आई थिंक कि ये एक सेक्टर जो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था पहले टैरिफ से, कि उसे स्पेशली अलग से ट्रीट करेंगे, तो वो अभी देखना बाकी है कि क्या उनका प्लान है। मेरे अनुमान से ये जो उन्होंने पहले इस पे अनाउंस नहीं किया और स्पेशली ट्रीट करेंगे, वो कई कारण उसके थे। एक तो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। ऑलरेडी यूएस में कॉस्ट्स, मेडिकल कॉस्ट्स इंक्लूडिंग जो दवाइयों की ये खर्चे है, बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। तो वो उन्हें केयरफुली करनी थी। एंड वो जो कह रहे हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, वो उन्हें भी पहले से पता था कि ये पूरा निगोशिएशन पे आने वाला है। तो हो सकता है कभी फार्मास्यूटिकल पे अनाउंस करना ही ना पड़े स्पेशली। पर जो हद तक इनका विचार है करने का, मेरे हिसाब से ये यूरोप के प्रति है। ये यूरोपियन दवाएं बहुत महंगी है यूएस में। ये इंडियन जेनेरिक्स पे आई डाउट कि कुछ लंबा चौड़ा टैक्स का इनका विचार है, टैरिफ का इनका विचार है। जो 10% सब पर लगाएंगे वो हो सकता है लगेगी, बट आई डोंट थिंक जेनेरिक्स पे कोई खास टैरिफ, स्पेशल टैरिफ्स का ऐसा रिस्क होना चाहिए। देयर कुड बी ऑब्वियसली सम कार्व आउट्स जो कि ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, वहां पे दे माइट वांट के प्लांट्स वहां पे एस्टेब्लिश करे, बट इट्स टू nuanced to say anything about that with any degree of uncertainty. Bottom line, यूरोप की तरफ ये ज्यादा उनका इसमें ये रहेगा rather than India when it pertains to pharma. अच्छा नीलेश भाई, आपसे एक प्रश्न है। ये मेरे ख्याल से ये प्रश्न मैंने आपसे 2 महीने पहले भी किया था। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इस दौर को कैसे अप्रोच करे? भाई उसकी SIPs होती हैं, जारी रहती हैं, तो उसको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। बट 22,000 पे 2 लोज, उसके बाद ये सारे इवेंट्स आए चले गए, फिर मॉनसून पे स्काईमेट की टिप्पणियाँ, रेट कट्स। थोड़ा 22,000 पे ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपने SIPs को थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहिए क्या? इज दिस अ रेंज टू पुट a sizable money if you have left any chunk of cash with you? आपको लगता है ये जोन ऐसा है? वीरू भाई, हमने तो लोगों को यही कहा है, अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए। जितना रिस्क एपेटाइट है और जितना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से निवेश करिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हमने कई बार देखा है कि उतार चढ़ाव के बीच में जिन्होंने SIP चालू रखी, उसी का पैसा बनता है। अपने SIP मार्केट के टॉप पे चालू की, मार्केट के बॉटम पे चालू की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने SIP कितने समय के लिए चालू रखी, उसी से आपके रिटर्न पे फर्क पड़ता है। और इसी चीज को एक दूसरे नजरिए से देखिए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में भगवान के बराबर है। 15,000 से ज्यादा रन बनाए, 51 से ज्यादा सेंचुरी मारी, बट उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 100 बॉल पे 54 रन का था। वो चाहते तो 100 बॉल पे 200 रन बना सकते थे, बट कुछ बॉल छोड़े, किस पे चौके छक्के मारे, एवरेज करते रहे, पिच पे खड़े रहे, तो 15,921 रन बनाए और 51 शतक लगाए। उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है शाहिद अफरीदी। उनका स्ट्राइक रेट 86 का है, 100 बॉल पे 86 रन बनाए, चौके छक्के धुआंधार करे, लेकिन कुल रन कितने बने? कुछ 1700। तो आपको अगर रन ज्यादा बनाना है
तो पिच पे खड़ा रहना पड़ेगा, SIP चालू रखनी पड़ेगी, ऊपर में, नीचे में, आजू में, बाजू में, दाएं में, बाएं में समय देना पड़ेगा। और ये SIP चालू बंद करके शायद आपका रिटर्न बनेगा, स्ट्राइक रेट बढ़ेगी, पर टोटल रन नहीं बनेंगे। तो ये डिसाइड कर लीजिए आपको सचिन तेंदुलकर बनना है या शाहिद अफरीदी बनना है। ओके अनुज, हाँ, नीलेश भाई के उदाहरणों में ना, एग्जाम्पल्स में ये भी एक अच्छा जुड़ गया ना एग्जाम्पल। 54 का स्ट्राइक रेट ठीक है, 86 के चक्कर में करियर भी छोटा होगा और बदनामी भी काफी होगी, है ना? नहीं वो ठीक है, अच्छा उदाहरण था नीलेश भाई। हाँ लेकिन एक बात बताऊँ, मैं अभी भी मतलब कई बार वो मुल्तान की इनिंग्स वगैरह देख के कई बार लगता तो है कि यार वो प्लेयर था हमारा एक, बस वो मेलबर्न में जो एक वो कैटेज की बॉल पे जो वो दूसरा छक्का मारने की कोशिश की, बस वो मुझे पेन देता है। चलिए अब चर्चा हो रही थी फार्मा की। जय कुमार जी, आप फार्मा पर काफ़ी बुलिश रहे हैं और आपका व्यू रहा है कि इंडियन फार्मा बहुत अंडरवेट है इस समय, इंडेक्स में काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि अभी तो मैं फार्मा पे टैरिफ लगाऊंगा और ऐसा लगाऊंगा जो नहीं देखा किसी ने। ऐसे में फार्मा को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? एक तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो इनके जो शब्द आप दोहरा रहे हैं, ये एक दिन पहले के शब्द हैं। तो दिस इज एज गुड एज सेइंग कि ये 10 साल पहले इन्होंने कहा था। ये एक्चुअली उन्होंने जो कहा था वो भी बिग फार्मा के अगेंस्ट कहा था, और जो जैसे प्रशांत जी ने बोला है, मुझे लगता है कि ये अगेंस्ट टू सेट्स ऑफ प्लेयर्स बोला है, बिग फार्मा आउट ऑफ यूरोप एंड द पीपल फ्रॉम चाइना हु आर डंपिंग। तो चाइना तो अलग स्टोरी है, वो तो एक बार छोड़ ही देते हैं। बिग फार्मा के विरुद्ध है जो जिनमें द टैरिफ दे आर इम्पोजिंग। I think EU is the target in this, and ultimately जो मैं आज भी बोलूंगा रोल बैक किया है या स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये टैरिफ्स निकाले हैं, लेकिन उन्होंने जरूर इस बात का गौर किया है कि जरा मास प्रोटेस्ट, इट इज सेंसिटिव, इन्फ्लेशनरी है, और एक जगह जहां जो ऑटो का भी उन्होंने 25% जो बोला है वो शायद उसमें चेंज हो सके, लेकिन फार्मा के बारे में कोई नंबर ही नहीं आया है। And I think this is the single most sensitive thing in the daily sort of worries of the average American. तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि जो इनको विन आया है मार्केट से रिकवर्ड अ बिट, मुझे लगता है कि एटलीस्ट एज फार एज जेनेरिक्स आर कंसर्न, आई एम वेरी बुलिश, बिकॉज जो चीज पेटेंटेड प्रोडक्ट्स 100 में बिकती है, अगर $100 बिकती है, जेनेरिक्स आज ही 20 या 25 के बीच में, उसमें 10% आप लगा भी लोगे, 15% लगा लोगे, सारी कंपनियां विल पास दैट ऑन। तो इसमें पब्लिक से आप 20 या 15% या 10% भी आप चार्ज कर लोगे, मतलब इसका किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ पब्लिक का घाटा है। इंडियन कंपनीज विल नॉट लूज, द जेनेरिक कंपनीज विल नॉट लूज, एंड हु इज अर्निंग एट द एक्सपेंस ऑफ द अमेरिकन इंडिविजुअल? इट इज द अमेरिकन गवर्नमेंट जो टैरिफ चार्ज करेगी, एंड दीज विल बी पास ऑन इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। तो मुझे नहीं लगता है कि जेनेरिक्स पे कोई इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट बिकॉज वो कह नहीं पाए, जो एक बढ़िया चीज है ट्रम्प साहब के बारे में कि जो उनके पेट में रहता है वो उगल देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कहना होता तो अभी तक कह देते। जो पब्लिक आउटक्राई हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक वो कुछ कहेंगे भी नहीं और कुछ करेंगे भी नहीं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट जो भाव में ये जेनेरिक्स भाव में या उसमें जो कटौती हुई स्टॉक प्राइसेस में, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय, नंबर 1, एंड नंबर 2, the shortages, very important, the shortages which the US government or the federal FDA announces was the highest at 395 last quarter end. हर क्वार्टर में ये shortages अनाउंस करती है। ये shortages will increase dramatically क्योंकि China has now been cut out of the market। और जो टैरिफ की बात हो रही है, चाइना पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा in terms of things like pharmaceutical, which is actually a relative advantage for Indian companies, especially in pharmaceuticals. ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा, बाय द वे वो थोड़ा सा मैं गलती कर गया था, वो मैं नीलेश भाई ने अफरीदी से कंपेयर किया था, नॉट सहवाग। वो मिल रहा था कि क्योंकि वो तो थोड़ी सी मुझसे वो समझ में गलती हुई थी, तो उसको जरा मैं अपने करेक्ट कर लेता हूँ। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर ब्रेक कर रहे हैं। अब 90 दिन मिले हैं, तो 90 दिन में हमारी सरकार भी कुछ ना कुछ तो करेगी। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, बताइए सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, इस 90 दिन को सरकार चाहती है कि 3 फ्रंट पे काम करें। सबसे पहली बात तो ये कि इस 90 दिन के भीतर अमेरिका के साथ, यूएस के साथ एक
बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का शुरुआती हिस्सा साइन कर लेना चाहती है, जिसको कह सकते हैं पार्शियल बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकती है, जिसके तहत कई सारे प्रोडक्ट पर भारत इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है जो यूएस से आते हैं, और ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ से एक परमानेंट रिलीफ मिल जाए। इसको लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है और बहुत हद तक संभावना है कि कुछ हफ्तों के भीतर ये डील साइन हो जाए। दूसरा, जो यूरोपियन यूनियन और यूके हैं उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत चल रही है उसको काफ़ी रफ्तार देना चाहती है, ताकि वो भी बहुत जल्दी उसको साइन कर लें, ताकि आगे चल के जो ट्रेड रिस्क हो उसको कम से कम किया जा सके। और तीसरा, ऐसे हालात में चीन से इंपोर्ट की संभावना, डंपिंग की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो उस डंपिंग को रोकने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी गई है, एक मैकेनिज्म बना दिया गया है ताकि डंपिंग ना हो सके, इससे घरेलू इंडस्ट्री को बचाया जा सके। तो इन 3 मोर्चे पर सरकार आगे 90 दिन में काम करती हुई आपको दिखेगी। नीलेश भाई, लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश भाई, आपने सुना होगा लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे सरकार से इन 90 दिनों में? एक अमेरिका के साथ बायलैटरल निगोशिएशंस जो चालू है उसे हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा है, और अमेरिका से कहे कि आप टैरिफ के साथ साथ सिक्योरिटी को भी इवैल्यूएट करिए। जब अगर आपने आपका सारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चाइना से लिखवाया होता तो अब तक कितने वायरस, कितने साइबर सिक्योरिटी रिस्क आपको झेलने पड़ते। भारत से लिखवाया तो आपको साइबर सिक्योरिटी रिस्क या वायरस की चिंता नहीं करनी पड़ रही है। तो टैरिफ के साथ साथ सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए। दूसरी चीज है जो लक्ष्मण जी ने कही, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना के पास मैसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, अमेरिकन मार्केट से निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो उसे इन चीजों को रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और इसीलिए हमें बहुत प्रोएक्टिवली चाइना से एंगेज करना पड़ेगा कि उनका सारा माल हमारे यहाँ पे डंप नहीं हो। अब वहां जब अमेरिका ने उन्हें धुतकारा है तो अपने साथ चाइना इंडिया भाई भाई की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहना चाहिए कि भाई अरुणाचल प्रदेश के आप जो गलत क्लेम लगा रहे हो वो निकाल दो, अरुणाचल प्रदेश के बंदों को वीजा स्टेपल करके देते हो वो सब बंद कर दो, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ ताकि हम आपके बारे में सोच सके, बट कुछ करके दिखाओ। खाली चाइना इंडिया भाई भाई बोल के कोई फायदा नहीं है। और तीसरी चीज, मतलब पंचतंत्र की एक कहानी है, 2 बंदर की और एक बिल्ली की। अब तक हम पंचतंत्र की कहानी के बंदर थे जिसकी रोटी बिल्लियां ले जाती थी। अब हमें बिल्ली बनना है तो अमेरिका से भी रोटी खा सके और चाइना से भी खा सके। बहुत सही उदाहरण देते हैं आजकल नीलेश भाई, और वो बचपन की कहानियाँ याद आ जाती हैं, वो ऐसी कहानियाँ जो हमने पढ़ी थी और बार बार रिविजिट करते हैं। चलिए, इस कार्यक्रम के आखिरी क्रम में चल रहे हैं और एक चीज़ और करते हैं, ब्रोकरेजेस, ग्लोबल ब्रोकरेजेस के इमीडिएट रिएक्शन क्या आए हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा बहुत कुछ ग्लोबल फैक्टर्स से भी रिलेटेड है। कितने रेट कट होंगे, रिसेशन फियर कितना कम हुआ, ये सब जानकारी लेकर एक बार यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, बताइए क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई और क्या कह रहे हैं ब्रॉडली? जी, 2-3 ब्रोकरेजेस जिन्होंने एक इमीडिएट फर्स्ट कट रिएक्शन दिया, उसमें सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं, जिन्होंने अपना जो रिसेशन का आउटलुक था उसको चेंज कर दिया है। अब उनको लगता है कि 45% ही प्रोबेबिलिटी है कि यूएस रिसेशन में चला जाए, जबकि उनको लगता था अगर ये टैरिफ कंटिन्यू हो जाते तो पक्की तरीके से यूएस रिसेशन में चला जाता। अगर हम बात करें रेट कट्स की तो इनको लगता है कि फेडरल रिजर्व 3 रेट कट करेगा 25 बेसिस पॉइंट्स की इसी साल में। तो कैलेंडर ईयर 25 में 75 बेसिस पॉइंट्स का कुल मिला के रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है गोल्डमैन सैक्स। इसके अलावा अगर हम सिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं सिटी को लगता है कि अमेरिका स्लो डाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जो महंगाई दर बढ़ने वाली है उसके फियर्स के चलते ट्रंप साहब ने एक पॉज अनाउंस किया है। उनको लगता है कि मई और जून कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व रेट काटना शुरू कर देगा और 25 बेसिस पॉइंट्स हर मीटिंग में शायद आपको रेट कट होता हुआ दिखाई दे। सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, ऑटो, एल्यूमिनियम, स्टील, उनको लगता है कि ये बरकरार रहेंगे, हालांकि इस पर क्लैरिटी आना बाकी है। इसके अलावा फार्मा और सेमीकंडक्टर, ये 2 सेक्टर्स है जहां सिटी की निगाहें पैनी तरीके से बनी हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत हाई चांस है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर या दूसरे सेक्टर्स पे ट्रंप साहब स्पेसिफिक टैरिफ्स ला सकते हैं। आखिर में एवरकोर की बात करें तो ये एक रिसर्च फर्म है जिनको लगता है कि 13% यूएस के इंपोर्ट्स इस तरीके से हैं जो चाइना की सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। तो इनके ऊपर किस तरीके से यूएस रिएक्ट करता है इस पे कहीं ना कहीं नज़र बनी रहेगी। और उनको लगता है फेडरल रिजर्व रेट कट के साथ क्वांटिटेटिव ईजिंग भी सिलेक्टिवली इनिशिएट कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही यतिन ने। जय कुमार जी, एट द एंड ऑफ द डे
कल सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग लोग एक्सपेक्ट करेंगे मेटल्स में और आईटी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग वहीं हुई थी। लेकिन इन दो सेक्टर्स पर अब क्योंकि ये ग्लोबली फेसिंग सेक्टर्स हैं, क्या व्यू होगा आपका? आई थिंक सब कुछ होने के बाद एक सिर्फ दो रियलिटीज रह जाती हैं कि जिस तरह स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि द फर्स्ट नंबर ऑफ टैरिफ्स दे मेंशन्ड इज द सीलिंग, इट कैन ओनली गो डाउन आफ्टर दैट, और कल का नंबर है वो फ्लोर है। तो यानी कि टैरिफ्स आर नाउ हियर टू स्टे। 10% पे हम निकल जाएं तो बढ़िया है। टू द एक्सटेंट अदर कंट्रीज विल बी स्लाइटली हायर एंड वी आर एट 10, वी कुड बी बेनिफिटेड। इस माहौल में स्पेशली ओवरसीज और ग्लोबल फेसिंग जो इंडस्ट्रीज है लाइक मेटल्स एक्सेट्रा, वी डू स्टैंड टू बेनिफिट बिकॉज द नंबर वन कंपेटिटर जो चाइना है, जो डंपिंग वगैरह होता था, जिससे that could be restricted, because I expect a lot of countries now to come in and start putting barriers based on maybe US negotiations through these countries to put certain restrictions on Chinese goods reaching their shores. Because the biggest fear that now the US will have is that China will go through other countries to get the same products to their markets. Because ultimately the US is the consumption capital of the world. And the opportunity that countries like India will have is actually to avoid that happening and shore up the domestic manufacturing in those sectors. So, इसको देखते हुए I think metals will be big beneficiaries. I've talked about pharma already, so उस पे छोड़ देता हूँ. IT services पे I'm not still very sure. मुझे लगता है कि the ongoing impact of lower cost AI, lower cost development, but the higher spending in the US, इन सब चीजों में थोड़ा moderation आएगा US में. Companies will not continue to spend the way they are. In fact, already one of the things after the tariff is Microsoft has announced $1 billion data center, which they've just cancelled in Ohio. तो जहाँ तक ट्रम्प का सवाल था, they were expecting manufacturing to go back into the US. मुझे तो लगता है इतना inefficient country है in terms of at least costs etc. that वहाँ manufacturing लगना बहुत difficult है. In fact, the opportunity may be that in preference to China, more and more multinationals will talk about setting bases in other parts of the world. Whether they happen to be India, I don't know, but India along with others will be in the so that offshoring or outsourcing the move that was there, that may intensify. So these are the few things that I would like to put. अच्छा नीलेश भाई, कल का प्राइस एक्शन एफएमसीजी में बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो एक्शन जो 1 फरवरी को बजट के बाद बड़े टैक्स कट के बाद आया था, वो 4 दिन में कोलैप्स हो गया था। लेकिन इस बार, क्योंकि इस बार की सैलरीज में, डिस्बर्समेंट्स में आपको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट नज़र भी आएगा, देन रेट कट्स, देन आपके मॉनसून पर स्काईमेट की टिप्पणी, एफएमसीजी जो कि अभी भी सबसे ओवरसोल्ड स्पेस है, जो अक्टूबर से पेंट शुरू हुआ था, क्या कंसिडर करने का वक्त है? क्या थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए बिजनेस स्पेस पे अब? नीलेश भाई, आपसे पूछा वीरू ने सवाल, अगर आपने सुना हो तो। ओके, आई थिंक नीलेश भाई आप सुन सकते हैं इस समय हमारी आवाज? अनुज भाई थोड़ा बीच में ब्रेक हाँ, वो वीरू आपसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या एफएमसीजी में जो रैली ड्यू थी, जो बजट कट के बाद बस एक दिन रही, उसके बाद आई ही नहीं, क्या अब, क्योंकि आपने खुद कहा कि इस बार की सैलरी में टीडीएस कम कटेगा, क्या यहाँ पर और रैली देखेंगे? सो एफएमसीजी में वीरू भाई, अनुज भाई, एक कंज्यूमर स्टेपल है, रोटी कपड़ा वाले, वहां पे शायद उतनी रैली नहीं दिखेगी, बिकॉज ये जो पैसा लोगों की जेब में आ रहा है वो एक्सपीरियंस के ऊपर खर्चा होगा। रेलवे से जाने वाले एयरलाइन से ट्रैवल करेंगे, उडुपी होटल में जाने वाले अब अच्छे होटल में जाएंगे, रिश्तेदार के घर पे वेकेशन लेने वाले अब हॉलीडे के लिए डेस्टिनेशन पे जाएंगे, लोग मेडिकल इंश्योरेंस खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड की एसआईपी करेंगे। तो ये सारा पैसा खर्चा होगा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के ऊपर, ट्रैवल, टूरिज्म, एयरलाइन, ड्यूरेबल्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार के जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है वहां पे तेजी ज्यादा आएगी, ऐसा हमें लगता है। आखिरी सवाल, अच्छा नीलेश भाई और जयकुमार जी, आप दोनों से पूछता हूँ बहुत क्विकली, इज द वर्स्ट ओवर फॉर मार्केट? जयकुमार जी। Having been in the markets for so many years, I never like to say that, because if I knew what else was coming, then I could say that it's done. But
always is the fear of the unknown. Tariffs इतना बड़ा issue हो जाएगा, nobody knew. But broadly speaking, I think if the markets have been able to withstand valuation overhang, IPO and other overhang, all sorts of valuation issues and a tariff issue, I think they've seen a lot. So maybe with a fair degree of confidence, I can say that 21.5 to 22, that may have been the worst case scenario. So maybe the worst is over in that sense. कल 800 पॉइंट के गैप पर अगर खुले, क्या मार्केट में बाइंग करनी चाहिए या अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलना चाहिए? नीलेश भाई आपसे पूछा ये। नीलेश भाई, अगर आप लिवरेज है, ओवरवेट है, तो कल का मौका का लाभ उठाइए और सारी पोजीशन खत्म कर दीजिए। अगर आप अंडरवेट है तो कल के मौके पे भी निवेश करना चालू रखिए। अगर एसआईपी की डेट आ रही है तो जाने देना, रोकना मत। सो मार्केट कहाँ जा रहा है वो मत देखिए, आप कहाँ पे वो देखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छुट्टी वाले दिन आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और 1 घंटे तक आप हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस शो को यहीं समेटेंगे, वीडियो में आपसे विदा लेंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।